हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, जैसे कि हम लोग का लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है, जैसे कि लॉ ऑफ पीरियड्स तक हम लोग का हो चुका था। अभी हम लोग चालू करेंगे अपना न्यू टॉपिक, दैट इज़ जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर जिन लोगों को नहीं मालूम, ये चैप्टर 11th क्लास के फिजिक्स का 5th चैप्टर है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हम लोग ने चालू किया था, तो हम लोग का लॉ ऑफ पीरियड तक हो चुका था। उसके आगे का मैं इस वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऑब्जेक्ट रिलीज हो रहा है मतलब निकल रहा है कहाँ से? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर में आ रहा है। दे ऑलवेज फॉल डाउन, they always fall down to the ground, that is the earth attracts object towards itself। ये सब चीज़ें तो हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा तो वो भी देख लो आप लोग। उसके अंदर हम लोग ने पढ़े कि अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट्स करता है। तो अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, ये सब पॉइंट टेक्स्ट बुक में ही दिया है, मैंने इसको पॉइंट बना के लिखा हूँ, ठीक है। गैलीलियो पॉइंटेड आउट, गैलीलियो ने बताया, फाउंड किया, क्या फाउंड किया? दैट हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट, हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट, ये तो आप लोगों को मालूम है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है। हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट मतलब भारी और कम भारी, ठीक है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको गिराएंगे, फॉल करेंगे। फॉल टूवर्ड्स द अर्थ एट द सेम स्पीड, मतलब कहना चाह रहा है गैलीलियो ने ये फाउंड किया कि हैवी पार्टिकल हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, हैवी पार्टिकल हो या लाइट पार्टिकल हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उनको सेम हाइट से, किससे? सेम हाइट से, सपोज करो इसकी और इसकी जो हाइट है ये, ठीक है, हैवी पार्टिकल की, और लाइट पार्टिकल की भी यही हाइट है, तो सेम हाइट से हम लोग गिराएंगे कोई भी हैवी और लाइट पार्टिकल को, तो वो सेम स्पीड से अट्रैक्ट होगा। किसके अट्रैक्ट होगा? अर्थ। वो तो हम लोग को मालूम ही है, ऑब्जेक्ट किसके अट्रैक्ट होता है? टू द अर्थ। सेम स्पीड, दैट इज दे हैव सेम एक्सीलरेशन। जब स्पीड सेम रहेगा तो एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा, हम लोगों को मालूम ही है ना। फॉर्मूले से भी देखो बताता हूँ आप लोगों को। अगर स्पीड मतलब वेलोसिटी, स्पीड मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर सेम रहेगा, वेलोसिटी अगर सेम रहेगा तो एक्सीलरेशन विल बी सेम। कैसे? देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v/t, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये सेम है तो ये भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। ए इज डायरेक्ट, देखो ए के सामने v है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके पहले वाला पार्ट में बता चुका हूँ डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जो सामने रहेगा उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन भी डिक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी अगर सेम है तो एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा। तो जो ये रहेगा वो ये रहेगा। और इनवर्सली का मतलब जो ये रहेगा उसका अपोजिट रहेगा। सपोज करो अगर ये इंक्रीज हो रहा तो ये डिक्रीज होगा। किसके अंदर? इनवर्सली के अंदर। 1/, को क्या बोलते हैं? इनवर्सली। तो ये अगर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा तो ये इंक्रीज होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जब इंक्रीज सेम रहेगा तो एक्सीलरेशन विल बी सेम। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को, होप आप लोगों को समझ में आया। अभी हम देखेंगे आगे का पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, न्यूटन वैन बियॉन्ड द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है, एंड प्रपोज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज यूनिवर्सल। न्यूटन ने क्या बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस इज यूनिवर्सल। कैसा रहेगा वो? मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ पे जो फोर्स, किसी फोर्स की वजह से अर्थ और ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा,
तो वो फोर्स कौन सा है, जिसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, यूनिवर्सल। ये सब थ्योरी चीज़ें, ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। न्यूटन स्टेट दैट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन क्या क्या स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच लेड टू एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन। टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। It also explains Kepler's laws and provides the reason behind the observed motion of planets around the sun। ठीक है, इसने केपलर्स लॉ को भी एक्सप्लेन किया, किसने, न्यूटन ने। फिर और क्या किया न्यूटन ने, देखो, न्यूटन स्टडी द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अभी देखो प्लानिट का किसने स्टडी किया था, केपलर्स ने, कि प्लानिट अर्थ के सन के अराउंड घूमता है। अभी न्यूटन ने क्या स्टडी किया, मोशन ऑफ मून, मून का मोशन अराउंड द अर्थ किया, अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो केपलर ने क्या किया था, सन के अराउंड प्लैनेट को किया था, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, मून के अराउंड अर्थ को किया, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। और क्या है, इट वॉज नोन दैट द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, मतलब मून कंप्लीट्स वन, मून का मतलब तो मालूम ही होगा आप लोगों को, ठीक है। मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अबाउट द अर्थ इज 27.3 डेज, मतलब लगभग 1 महीना, ठीक है। मून को कंप्लीट होने में एक रेवोल्यूशन, एक मतलब एक बार, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार सर्कल चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, कितना डे लगता है, 27.3, विच इज़ इक्वल टू 1 मंथ, ठीक है ना। 30 डे का होता है तो 1 मंथ लगता है उसको। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून, मतलब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, ये भी याद कर लो, एमसीक्यू में बहुत पूछता है। क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून इज 3.85, मतलब अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, विच इज़ वेरी हाई, ठीक है, तभी तो बहुत डिफरेंस है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ द मून इज इन ऑलमोस्ट ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो इससे पहले जो हम लोग ने, इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग ने केपलर लॉ देखे थे, उसके अंदर हम लोग ने क्या पढ़े थे कि ऑर्बिट कैसे घूमता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट। कैसे, केपलर लॉ क्या बताया था, इलेप्टिकल ऑर्बिट। बट मोशन ऑफ द मून वो कैसा रहेगा, सर्कुलर ऑर्बिट। बहुत मेन डिफरेंस है, ठीक है। ये सभी चीज़ें एमसीक्यू में पूछते हैं, फिर बच्चे लोग बोलते हैं कि हम ये सब सिलेबस के बाहर से पूछे, सिलेबस के बाहर से नहीं पूछे, ये हम लोग को अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे, ठीक है। ये सब चीज़ें ही पूछते हैं वो लोग। ओके, द मोशन ऑफ द मून इज इन ऑलमोस्ट अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्यों ले रहा है, अरे बाबा सर्कुलर है ना, सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे अभी 12th में हम लोग, ठीक है। और शायद फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़े भी होंगे हम लोग। तो जब कोई चीज़ सर्कुलर में घूमती है ना, तो उसका स्पीड देखते हैं, वो एंगुलर स्पीड होता है, जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर में हम लोग एंगल देखते हैं। लीनियर में क्या देखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सर्कल में हम लोग क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं, इसलिए इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी, विच इज़ ओमेगा, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। जिसको नहीं मालूम मैं लिख दिया था यहाँ पे, देखो ये सब चीज़ें जो मैं लिखता हूँ वो टॉप पे आप अपने यहाँ पे टॉप पे लिख सकते हो। जब आप नोट्स, मेरा वीडियो देख के जब वो नोट्स बनाते हो ना, तो यहाँ पे टॉप पे सब चीज़ें लिख दिया करो जो मैं लिखाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। तो ओमेगा ये क्या है, एंगुलर स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। क्या पढ़ते हो इसको, एंगुलर स्पीड, लेकिन इसको पढ़ते क्या एक्चुअली में, ओमेगा। क्या पढ़ते इसको, ओमेगा। अब आप लोग बोलेंगे ये नाम दो नाम ऐसा क्यों, अरे बाबा देखो, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नाम नहीं पहचानता तो उसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उसका नाम मुझे मालूम रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको, एंगुलर स्पीड। मतलब स्टूडेंट को नहीं, मतलब सपोज करो अगर कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का मुझे नाम नहीं मालूम तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट कम हियर। लेकिन अगर मुझे उसका नाम मालूम रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि आतिफ कम हियर।
तो आतिफ जो है नाम लिया मैंने, ये है ये वाला, और जो स्टूडेंट है वो ओमेगा। ठीक है, ये समझाने का था मुझे कि दो नाम ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी इसको पढ़ते हैं लेकिन उसका नाम क्या है, मतलब है क्या वो, ओमेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एज इट इज अ सर्कुलर मोशन द मून मस्ट बी कांस्टेंट एक्ट upon by a force directed towards the earth which is at the center of the circle। मतलब क्या बोल रहा है पता है, समझाने के लिए मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि ये अर्थ है, इट इज कॉल्ड अर्थ। तो जो मून है वो मून कैसा रहेगा, सर्कुलर। अभी हम लोग पढ़े सर्कल में घूमेगा ना, ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, कैसा घूमेगा, सर्कल में, सर्कल में घूमेगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ना फोर्स, ये फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। ये फोर्स जो रहेगा ना, फोर्स को ऐसे ही घूम रहा है ना, वो फोर्स तो लगना ज़रूरी है ना, तो फोर्स को ऐसे ही घूमेगा। तो फोर्स वो कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंटर क्या है, अर्थ है। सेंटर क्या है, अर्थ है। याद रखना, डायरेक्शन कैसा रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, नॉट द अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसने बताया। फिर क्या बोला है, दिस फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और इसका डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। मतलब ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, नहीं मालूम तो याद रख लो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो लोग ने फर्स्ट चैप्टर का मेरा वीडियो देखे उन लोगों को मालूम हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 11th क्लास का बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, इन तीनों चैप्टर का मैंने थ्योरी पार्ट एज वेल एज एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक के पीछे रहता है उनका भी आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर भी अच्छे से पढ़ो, तो आप लोगों का बेस क्लियर रहेगा ना, तो आगे का अच्छे से समझेगा। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो मत जाओ, अभी ये पूरा वीडियो देख के जाओ। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इजिकल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और सबको मालूम है ये क्या है, सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द, ये फोर्स कैसा, डायरेक्शन कैसा है इसका, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ द मून, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द अर्थ, अर्थ और मून के बीच का सेंटर जो है ना, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, आर। ओमेगा बता चुका हूँ, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, किसका, अर्थ का, नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। एंगुलर स्पीड किसका रहेगा, मून का रहेगा ना, क्योंकि मून घूम रहा है, अर्थ तो अपने सेंटर में ही है। क्या बाबा, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये अर्थ तो अपने सेंटर पे ही है, घूम कौन रहा है, मून घूम रहा है ना, तो स्पीड किसका रहेगा, एंगुलर स्पीड मून का रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चे लोग एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बोलते हैं। अरे बाबा, अर्थ कैसे, अर्थ तो सेंटर में रुका हुआ है ना, वो तो घूम कौन रहा है, मून घूम रहा है। अर्थ अपनी जगह पे रहता है, मून घूमता है, अर्थ नहीं घूमता। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड ऑफ मून। अब ये फार्मूला हम लोग को यहाँ से मिला, सेंटीमीटर फोर्स से। और नॉर्मल फार्मूला हम लोग का कौन सा था, फर्स्ट चैप्टर में देखे थे हम लोग ने, फादर इजिकल टू मदर, याद रखने के लिए। ठीक है, याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फादर इजिकल टू मदर, एफ इजिकल टू एम इंटू एक्सीलरेशन। पता है ना, एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सीलरेशन है। अब ये फोर्स दोनों को इक्वेट कर दो, कर दिया इक्वेट, एम ए इधर लिख दिया, ये फोर्स की जगह क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया, और ये फोर्स की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सब बच्चे लोग का अभी ये स्टेप था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये एम और ये एम कैंसिल, क्या बचा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीपिटल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, दोनों के इक्वेट किया। क्यों इक्वेट किया, बाबा यहाँ पे भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों फोर्स है, फोर्स को हटा दो, एम ए इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, समझा। फिर एम ए एम कैंसिल, क्या बचा, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है,
एज एंगुलर वेलोसिटी इज टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड इज गिवन बाय। अच्छा, ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये सब फर्स्ट चैप्टर का ही आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन रहता है, ठीक है। अब ये पूछेंगे एन क्या है, एन है फ्रीक्वेंसी, क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। सब चीज़ें जो मैं लिखा था ना छोटी छोटी, ये सब टॉप पे लिख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग मेरा वीडियो का जो नोट्स बना के आप लोग जब लिख लोगे, मेरा वीडियो से नोट्स बनाओगे, तो जब आप पढ़ने बैठोगे एग्ज़ाम के टाइम, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, हाँ ये इसका है, ये इसका है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो एन क्या है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, और टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम बोलो या पीरियड्स बोलो, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिजिक्स में टाइम बोलो या पीरियड्स बोलो, एक ही बात है, पीरियड्स मतलब टाइम ही होते हैं, ओके, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या है, 1/T। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई, एन की जगह क्या लिखूँ, 1/T, 1/T, और 2 पाई इंटू 1 कितना होता है, 2 पाई होगा, तो आंसर क्या आया, 2 पाई, देखो ना, 2 पाई, एन की जगह क्या लिखूँ, 1/T, 1/T लिख दिया, एन की जगह 1/T, और 2 पाई इंटू 1 कितना होगा, 2 पाई होगा अपॉन टी, तो आंसर क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/T। तो सेम यहाँ पे डायरेक्ट उसने लिख दिया, आप समझा ना कहाँ से आई है, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/T। अब ओमेगा का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, करो जल्दी जल्दी करो, करे, ठीक है, करे, यहाँ पे देखो, करे, समझ में, इक्वेशन नंबर 3। अब जितना भी वैल्यू हम लोग को मालूम है वो सब वैल्यू पुट कर दो, हम लोग को सबका वैल्यू मालूम है, सबका वैल्यू मालूम है। आप लोग पूछेंगे कैसे मालूम है, अरे बाबा आर क्या है, आर क्या है, क्या है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये देखो ना, अब भी तो देखे, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून इज कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। पुट करो आर का वैल्यू यहाँ पे, ये 3.85 इंटू 10⁵, फिर इसके बाद 10⁵ क्यों पुट किए, अरे बाबा ये क्या है, किलोमीटर में, हम लोग किलोमीटर में बात करते हैं क्या, ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस का या रेडियस का या जिसका भी, मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵, समझा भी, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर टी का वैल्यू भी दिया है, टाइम ना, टाइम पूछ रहे ना, देखो, इट वॉज नोन दैट द मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अबाउट द अर्थ इज, टाइम दे दिया ना, डे मतलब टाइम ही दे दिया उसने, डे को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते, कैसे वो भी बताऊंगा, पहले ये देखो, ये समझ में आया, 27.3 पुट करो यहाँ पे, 27.3, ये 1 नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, कितना आया 27.3। अब 27.3 1 डेज है, और डेज 1 डे का कितना घंटा होता है 24, और 1 आवर का कितना मिनट होता है 60 मिनट, 60 मल्टीप्लाई किया, और 1 मिनट का कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो डेज को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, 24 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लो। स्क्वायर, स्क्वायर क्यों बाबा, ये टी स्क्वायर है ना, इसलिए स्क्वायर। तो ये सब जो ऊपर वाला टर्म आया ये मीटर में आया, और जो नीचे का टर्म आया वो सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकेंड है ना, ये सेकेंड स्क्वायर है ना, देखो ना, टी स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर ये नहीं भी आता, नहीं भी मतलब किसी को नहीं मालूम, तो बाबा हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे ना, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करिए, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट आंसर दिया। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, सॉल्व करो लॉग और एंटी लॉग से। अगर नहीं आता प्लीज़ कमेंट में सजेशन में मुझे बताओ कि भाई लॉग का डालो कुछ वीडियो, तो मैं इस लॉग का भी डाल दूँगा, समझा दूँगा कि लॉग कैसे निकालते, कैसे सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन को। अगर चाहिए आप लोगों को वीडियो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी अपलोड कर भी चुका हूँ लॉग और एंटी लॉग का, तो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर नई वीडियो चाहिए कि नहीं अभी नहीं बना के दो, तो बना के दे सकता हूँ मैं, ओके। तो क्या आया वैल्यू 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
दिस इज द एक्सिलरेशन, दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ द मून, दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ द मून, है ना। ये एक्सिलेशन किसका है, मून का ही है ना, अर्थ का थोड़ी, अर्थ तो रुका हुआ अपनी जगह पे, वो उसका नहीं है कुछ। दिस इज द एक्सिलेशन ऑफ द मून विच इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, टूवर्ड्स द, जब फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स से तो एक्सिलेशन भी टूवर्ड्स सेंटर ही आएगा। क्यों, अरे यहाँ से देखो ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ए इज, अगर फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है तो ए भी टूवर्ड्स द सेंटर ही रहेगा, तो इसलिए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और याद रखना एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर है, मतलब वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। सेंट्रीपिटल आया ना, देखो यहाँ पे सेंट्रीपिटल कहीं पे भी आया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड्स द सेंटर, तो ऐसा फोर्स जो टूवर्ड्स द सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पे मैं लिखता सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ऐसा एक्सीलरेशन जो टूवर्ड्स द सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर। तो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द मून विच इज towards the center of the earth, that is center of orbit in which the moon revolves. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड अगर समझ में आया तो प्लीज़ नोट्स करो। आई जो भी नोट्स में वीडियो में दिख रहा है वो सब आप लोगों को लिखते जाओ, ठीक है। वीडियो को रोक के वीडियो आप लोग लिखते जाओ अपने नोट्स में भी, ठीक है, ताकि आप लोग की नोट्स भी तैयार हो जाएगी, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी अगर लिखना चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो। सो अभी हम लोग ने देख चुके हैं एक्सेलरेशन, हम लोग ने देख चुके हैं किसका, मून और अर्थ जो रिवॉल्व होता है ना, अर्थ मून अर्थ के रिवॉल्व होता है उसका एक्सेलरेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है व्हाट कुड बी द फोर्स विच प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। मतलब अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि व्हाट कुड बी द फोर्स विच प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। तो देखो न्यूटन, मतलब क्या बोल रहा है वो, व्हाट कुड बी द फोर्स विच प्रोड्यूस दिस एक्सीलरेशन, मतलब ये जो एक्सीलरेशन हम लोग ने फाइंड किए वो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलरेशन, वो फोर्स को हम लोग को फाइंड करना है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग एक एक करके देखोगे तो ईजिली समझेगा, ठीक है। और नोट्स भी बनाते जाओ, जैसे मैंने लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूटन अज्यूम दैट द लॉ ऑफ नेचर आर द सेम फॉर अर्थ ऑब्जेक्ट एंड फॉर कैलेस्टिकल बॉडीज। इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी फर्स्ट वाले का। सेकेंड, एज दिस एक्सीलरेशन इज मच स्मॉलर देन द एक्सीलरेशन फेल्ड बाय बॉडीज नियर द surface of the earth while falling on earth, he conclude that the acceleration felt by an object due to the gravitational force of the earth must be decreasing with distance of the body from the earth। मतलब कि क्या बोल रहा पता है, हम लोग ने पहला एग्जाम्पल क्या लिए थे पार्ट 1 में, अर्थ और ऑब्जेक्ट का। सेकंड में क्या लिए, अर्थ एंड मून का। देखो ऑब्जेक्ट का, मून का, आप समझा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वाले में हम लोग को क्या मिला था, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके अंदर, ऑब्जेक्ट वाले में, फर्स्ट वाला केपलर्स लॉ वाला। लेकिन मून वाले में हम लोग को क्या मिला, अब भी हम लोग ने किए पीछे, क्या मिला, 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर लगभग, ऐसा ज़रूरी नहीं एक्यूरेट वही आंसर है, लगभग इक्वल आएगा 3600, ठीक है। उर्दू मीडियम जो है उन लोगों को बता रहा हूँ, 3600, ठीक है। ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, मतलब आर, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ हम लोग क्या मिला था, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, हम लोग पीछे देख चुके। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस था, जो ऑब्जेक्ट और अर्थ वाला, उसके अंदर क्या, कितना किलोमीटर था वो भी याद रख लो, कितना है, सॉरी मैं दिख नहीं रहा था, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, मतलब पहला वाला मून और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस था, 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, हम लोग ने पीछे देखा अभी। लेकिन जो हम लोग ने फर्स्ट वाला किए थे ऑब्जेक्ट वाला, मतलब मून नहीं था, क्या था, ऑब्जेक्ट था, इलेप्टिकल ऑर्बिट वाला, उसके अंदर क्या था, 6378 किलोमीटर, ठीक है, ये भी याद रखो। तो किलोमीटर कैंसर, अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे
तो आंसर लगभग इक्वल टू आएगा 60। कितना इक्वल आएगा? 60। तो इस आंसर से और इस आंसर से हम लोग को क्या मिल रहा पता है? थर्स फ्रॉम द अबाउट टू इक्वेशन वी गेट कि ऑब्जेक्ट और मून को ऐसी रखो, ऑब्जेक्ट और मून को ऐसी रखो, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है स्क्वायर है। सॉरी, फिर से, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मून, ये जो है ये इज इक्वल टू रहेगा डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर। क्यों ऐसा आया? मुझे एक बात बताओ, 60 का स्क्वायर क्या होता है? यही होता है ना, 3600। करके देख लो आप लोग, अगर करना है तो कर लो साइड में। 60 का स्क्वायर करो, 60 का स्क्वायर देखो करता हूँ मैं, वरना कोई कोई बोलेगा सर आप कुछ करा ही नहीं रहे। देखो 60 का स्क्वायर क्या है? 60 इंटू 60, 0, ये भी 0, ये 0, फिर ये 0, 6 चंग 6 सीधा 36, 0 0 6 30, क्या आया? 3600, 3600। तो क्या मतलब हुआ कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो यही आंसर देगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा ना यहाँ पे, स्क्वायर करो इसका, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? ये वाला। आप समझाइए, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया है? न्यूटन therefore conclude that the acceleration of an object towards the earth is inversely proportional to the square of the distance of object from the center of the earth। तो न्यूटन ने क्या बताया? इस बेसिस पे हम लोग न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो इनवर्सली मतलब 1/9 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब एक्सीलरेशन जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा किसके? डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और नॉर्मल हम लोग का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल टू फादर इज इक्वल टू मदर। तो यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला पता है? ये ए का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू 1/r² पुट करो, कर दिया 1/r²। देखो ना यहाँ पे पुट करो 1/r² कर दिया, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r²। समझाइए। सिमिलरली an object also exerts a force on the earth which is m/r²। m/r² है ना, तो यहाँ पे भी m/r²। और ये जो ये m रहेगा वो क्या रहेगा? मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ और पढ़ते क्या है, क्या क्या दिया है? बहुत सारी चीज़ें दी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ हैज़ टू बी इक्वल टू द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो फोर्स ऑन अ बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू द अर्थ की वजह से जो बॉडी पे फोर्स है वो किसके इक्वल रहेगा? फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल इंग्लिश बोला है। फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ, बॉडी के ऊपर जो फोर्स है किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। किसके इक्वल रहेगा वो? फोर्स ऑन अर्थ, जो अर्थ पे जो फोर्स है किसकी वजह से? जो ऑब्जेक्ट की वजह से। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला है, जो इंग्लिश मीडियम का उनको समझ में आ ही गया होगा, जो उर्दू मीडियम वाले उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्या बोल रहा है न्यूटन थर्ड लॉ? क्या बोलता है? द फोर्स ऑन अ बॉडी, द फोर्स ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू द अर्थ की वजह से, हैज़ टू बी इक्वल, किसके इक्वल रहेगा वो? टू द फोर्स ऑन द अर्थ। अब देखो पहले क्या था? फोर्स ऑन अ बॉडी, दूसरा फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। पहले केस में क्या था? ड्यू टू द अर्थ, अभी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट। तो बस इंटरचेंज किए, नथिंग इज डन। ओके, नाउ हैंस द फोर्स एफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ। तो हम लोग को क्या मिला इससे? यहाँ से देखो ना, ये क्वेश्चन से, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर क्या बोला है? हैंस
न्यूटन कंक्लूड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज, तो न्यूटन ने ये कंक्लूड किया, बेसिकल न्यूटन ने फिर ये डिराइव कर लिया कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा रहेगा पता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द अर्थ एंड द नॉर्मल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है ये ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। जो मास और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन कंक्लूड कर रहा है? ये सब न्यूटन कंक्लूड कर रहा है, न्यूटन हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन का बहुत ही फिजिक्स में ज्ञान है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब न्यू टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल जो हम लोग पीछे पढ़े ना वही चीज़ हम लोग देखेंगे, नथिंग इज एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द मैटर। मतलब कि बेसिकली इंग्लिश में ये इसने बताया है और मैं हिंदी में समझाता हूँ आप लोगों को कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ईच अदर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द मैटर विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली, कुछ फोर्स से अरे बाबा कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्ट करती है तो कुछ फोर्स लगेगा वहाँ पे, विदाउट फोर्स तो अट्रैक्ट होगा नहीं कोई भी चीज़ कहीं पे भी, है ना। सपोज करो अगर क्या एक से एग्जांपल दूँ, सपोज करो स्कूल और स्टूडेंट, तो उनके बीच में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए। कब पर अट्रैक्शन होगा? जब पेरेंट्स उसके ऊपर फोर्स डालेंगे, फोर्स डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक स्कूल जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल पे मत जाओ। ठीक है, तो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ द मैटर विथ अ फोर्स, कोई फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा ना, विदाउट फोर्स के अट्रैक्ट होगा ही नहीं, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसका? लॉ ऑफ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अगर स्टेटमेंट लिखने बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, क्या बोला है? फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या है? देखो सपोज करो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को डेफिनेशन के साथ साथ समझाता भी रहता हूँ। सपोज करो इधर पे m1 है और यहाँ पे m2 है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे अट्रैक्ट होगा या ये पार्टिकल से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, m और m क्या, इसका मास है, इसका मास है, तो कुछ नथिंग इस। ठीक है, तो क्या बोला हम लोग को कि ये और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब वो अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से होगा। अब वो फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके? प्रोडक्ट के मासेस, दो मास है ना उसके बीच में। देखो ना यहाँ पे लिखा है फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली, देखो एंड भी बोल रहे हैं, इनवर्सली मतलब डिवाइड में, डायरेक्टली मतलब सामने और इनवर्सली मतलब डिवाइड में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन किसको बोलते हैं? आर, है ना, जो पढ़ते आए हम लोग, आर, इसका आर का स्क्वायर हो गया, बस इतना ही था। तो इस फॉर्मूले को याद रख लो ना डायरेक्ट। क्यों बोल रहा हूँ ये फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख लो? क्योंकि फॉर्मूला अगर माइंड में रहेगा तो आप लोग डेफिनेशन अपने वर्ड्स में बना सकते हो कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो मैंने बिना देखे बोल दिया, तो आप लोग भी बिना देखे बोल सकते हो कि जब ये माइंड में आप लोग को याद रहेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के उन लोगों को आएगा, बट जो उर्दू मीडियम के उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट। ये कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए लागू है। ठीक है,
इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है उन सब के लिए और मटेरियल के लिए ये लॉ लागू है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसके लिए इसका नहीं, सबके लिए यूनिवर्सल। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करता ये, मेन बात ये। ठीक है, सिंपल शब्द में बता रहा हूँ, पार्शियलिटी नहीं करता। हैंस इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल, इसीलिए इसका नाम क्या पढ़ दिया, यूनिवर्सल। समझ में आ रहा है कि मतलब सबके लिए, वो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए नहीं है, सबके लिए। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर वो सबके लिए नहीं रहता ना तो उसका नाम क्या रहता पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ये सबके लिए चूके तो इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, हैंस इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो मैंने डायग्राम बनाया वही यहाँ पे भी देखो बनाया हुआ है। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहो आप लोग। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो मेरी इंग्लिश। थोड़ी सी इंग्लिश में मैं राइटिंग थोड़ी सी मतलब सही नहीं है, बट चला लो, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सजेशन भी बता सकते हैं कि आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही मेरी, मतलब तो मैं कुछ कर सकता हूँ, बट क्या कर सकता हूँ, मैं भी राइटिंग सुधार तो सकता नहीं। ठीक है, बट समझ में आ रही हो मुझे तो इतना मालूम होगा कि कम से कम कुछ समझ में आ रहा है कि ये मटेरियल लिखा है, ये ऑल लिखा है, ये एप्लीकेबल लिखा है। ठीक है, नाउ 3 एक्सिस बनाओ, वाई, एक्स और जेड। अब आपकी मर्जी, इधर पे एक्स दो, इधर पे वाई दो, चलेगा ना, वो सब चलेगा। ठीक है, उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं। ये क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल एम है, M1, यहाँ पे है M2, सपोज कर लो ना। तो ओरिजिन से इसका क्या रहेगा डिस्टेंस, R1, और यहाँ से R2। सपोज करो ये 1 है ना, तो ये R1, ये R2। ये क्या है, R1 R2 डिस्टेंस से, वो तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये वेक्टर है ना, तो इसलिए इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ओरिजिन से जिस डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो R1 R2। अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, देखो मेरी उंगली देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा जिसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, उसका जो रहेगा वो रहेगा R21। R21 देखो 1 से चालू हुआ 2 पे गया, तो जो 2 वाले को हम लोग गिनेंगे, कहाँ पे गया वो देखेंगे हम लोग, कहाँ से गया वो नहीं देखेंगे। M से चालू हुआ लेकिन ख़त्म कहाँ हुआ, M2। देखो डायरेक्शन देखो यहाँ पे, तो कहाँ पे ख़त्म हुआ, 2 पे, तो R2 लिखेंगे। बाजू में क्या लिखेंगे, 1। 1 इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चलना चाहिए कहाँ से निकला वो, कहाँ से निकला वो 1। अगर डायरेक्शन सपोज करो ऐसा रहता, देखो मेरी उंगली देखो, ऐसा रहता, डायरेक्शन ऐसा रहता, तो क्या लिखता मैं यहाँ पे, R1। 1 क्यों लिखता, क्योंकि यहाँ पे पहुँचा R1, फिर कहाँ से निकला वो 2 से, तो यहाँ पे 2 लिखता, तो 1 2 रहता। ऐसा डायरेक्शन रहता तो 1 2, लेकिन ऐसा डायरेक्शन है तो 2 1। समझा ये। ठीक है, ये है डायरेक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट। अब नाउ इफ टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, दिख भी रहे M1 M2 टू बॉडीज है जो सेपरेट है डिस्टेंस R के, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कौन सा फोर्स है, ये याद रखना, ये भी बहुत लोग भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ये कैसा फोर्स है, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कैन बी रिटन एज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R है ना डिस्टेंस, R²। अगर L रहता तो L², जो रहता वो लिखते हैं। समझा यहाँ तक, ठीक है। नाउ अब मुझे एक चीज़ बताओ आप लोग, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा। जो लोग वीडियो पूरी अच्छे से देखे उन लोगों को मालूम रहेगा, बट जो नहीं देखे उनके लिए बता रहा हूँ कि F देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू M2 अपॉन R²। तो मेरे को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाना है, मेरे को क्या लगाना है, इक्वल लगाना है। क्या करूँगा पता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, कांस्टेंट से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कांस्टेंट क्या है, क्योंकि हर अपना अपना साइंटिस्ट का अपना अपना कांस्टेंट रहता है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने उसने अपना नाम का डाल दिया, ग्रेविटेशन है ना ये, तो G डाल दिया उसने, M1 M2 अपॉन R²। समझा यहाँ तक कि डायरेक्टली पोर्शन की साइन हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का और इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट हर एक फॉर्मूले का अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है, G यूज़ हुआ है, G मतलब ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो देखो
एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और ये जी क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का नाम है नोन एज कांस्टेंट, नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि कुछ वैल्यू रहेगी। तो जी की वैल्यू क्या पता है, टेक्स्ट बुक में दिया है, मैंने भी दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ से आई ये सब वैल्यू कहाँ से आई वो सब मैं नहीं बताऊंगा। क्यों पता है, क्योंकि फिजिक्स में छोड़ो यार, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जो बता नहीं सकते, जो साइंटिस्ट ने किया है तो किया है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग ने या जो भी लोग ने किए हैं इसके ऊपर रिसर्च, तो उन लोगों को मिला कि इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो आप लोग मुझसे ये नहीं पूछ सकते ये कैसे आया, वैल्यू दिया है वो साइंटिस्ट ने दिया है। अब मैं कैसे वो हमको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में दिया है नहीं दिया है, हमको सिर्फ पढ़ना है कि हाँ जी आया ना, बस ठीक है, ये वैल्यू याद करो। अब वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया वो सब हम लोग को क्यों देखनी है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग को देखना नहीं होती है, याद करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नाउ इट्स डायमेंशन आर L3M-1 T-2। ये डायमेंशन निकालने तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे डायमेंशन, ये सिंपल यूनिट से निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बताऊँगा नहीं क्योंकि याद करना पड़ेगा आप लोगों को। और कुछ कुछ बच्चे याद नहीं करेंगे, कोई स्कॉलर रहेगा ना वो याद नहीं करेगा, क्या करेगा पता है, उसको यूनिट डायमेंशन निकालने आता होगा। कैसे निकालता है वो डायमेंशन, यूनिट से निकालता है। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन का ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखो, तो आप लोग को ये डायमेंशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हो डायमेंशन। ठीक है, यूनिट से डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो निकाल सकते हो, फर्स्ट चैप्टर में देखो। ठीक है, और यूनिट भी आप लोग कैसे निकालते हो वो भी निकाल सकते हो। कैसे पता है, देखो ना यहाँ पे। ठीक है, बता ही देता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे क्या है, किसका यूनिट निकालना है, जी का। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। जी का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, M1 M2 क्या है, केजी है ना, मास है ना। आर क्या है, मीटर, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब मीटर ही, लेंथ ही रहेगा, लेंथ मतलब मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। अब मेरे को जी का मालूम करना है तो बाकी सब टर्म यहाँ पे क्या कर रहा है उसको वहाँ पे भेज दो, ये हो जाएगा न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये के जी स्क्वायर, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया, इजिकल टू जी। तो क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। समझा अभी। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ आगे का देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इज अ अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे अटैक होता है, जो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अटैक होता है। ठीक है, द फोर्सेस exerted by two bodies the forces exerted by two bodies on each other have same magnitude but have opposite direction, they form an action reaction pair। अब ये कहाँ से आया पता है, ये पॉइंट को आगे मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये भूलो मत, ये पॉइंट को मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, क्या है बोल रहा है, द फोर्स exerted by two bodies on each other have same magnitude, मतलब कि सपोज करो, आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, आगे में हम लोग देखते हैं। फिगर अबाउ शो मतलब कि फिगर ये वाला। ठीक है, क्या बोला, फिगर अबाउ शोज 2 पॉइंट मासेस M1 एंड M2 विथ पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ओरिजिन O। ठीक है, हम लोग को मालूम ही है वो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M1। देखो M2 का पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम करना है विथ रिस्पेक्ट टू M1, मतलब M2 तक गया, यहाँ से चला यहाँ तक गया, M2 का मुझे मालूम करना है विथ रिस्पेक्ट टू M1। तो क्या रहेगा, R21 विथ रिस्पेक्ट टू जो रहेगा वो लास्ट में लिखेंगे 1। देखो यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू M1 है ना, तो 1 को बाद में लिखेंगे, तो जो विथ रिस्पेक्ट टू रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, सिंपल याद रख लो। ठीक है, तो क्या देगा पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला, इज देन गिवन बाय R21 इजिकल टू, इसका फॉर्मूला होता है R2, ये 2 पहले ना तो R2 पहले लिखो, 1 मतलब R1।
तो पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, माइनस करके मालूम करते हैं, ठीक है। तो R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली R12 देखो 1 यहाँ पे 2 1 था ना, तो इसलिए पहले 2 आया फिर 1 आया, याद रखकर आने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 1 2 है, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, समझ में आया, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन क्या मिल रहा है पता है कि यहाँ पे 2 माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 2 है, मतलब कि इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, पता है R2 यहाँ पे क्या है प्लस में, यहाँ पे क्या है माइनस में, यहाँ पे R1 माइनस में, यहाँ पे क्या है प्लस में। तो खाली साइन चेंज हो रहा है, प्लस को माइनस कर रहा है और माइनस को प्लस कर रहा है, साइन चेंज हो रहा है ना, मतलब कि R12 इज इक्वल टू R21 लेकिन माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा लेकिन माइनस 5 रहेगा। अब समझा, अगर ये 10 है, सपोज करो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 रहेगा लेकिन माइनस 10 रहेगा। अब समझा, ठीक है, ओके। नाउ अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ ना, ये R21 का और R12 का, R12 का और R21 का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ ना, तो सेम रहेगा जो मैंने बता चुका। अगर ये 10 रहेगा तो ये भी 10 रहेगा, तो 10 10 तो 10 10 तो सेम आया। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन मतलब प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो R इज इक्वल टू R12 R इज इक्वल टू R21 हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन M2, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू द M1, ड्यू टू द M1, तो 1 वाला बाद में आएगा। देखो यहाँ पे देखो 1 वाला बाद में आएगा, किसका, फोर्स ऑन M2, 2 पहले आ गया, ड्यू टू द M1, M1 का बाद M1 बाद में आ गया। तो फोर्स मुझे मालूम करना है 2 का इन 1 पे, ड्यू टू द 1 कैन बी एक्सप्रेस इन वेक्टर फॉर्म। कैसे रहेगा वो पता है, G ऐसी रहेगा, M1 M2 ऐसी रहेगा, R स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर ऐड हो जाता है। पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। देखो जिसके ऊपर एरो रहेगा ना उसको वेक्टर बोलेंगे, लेकिन जिसके ऊपर कैप रहेगा उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। सॉरी, पोजीशन वेक्टर बोल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। जिसके ऊपर एरो रहेगा उसको बोलेंगे वेक्टर, लेकिन जिसके ऊपर कैप रहेगा उसको कैप बोलते हैं, ठीक है। कैप जो हम लोग पहनते ना, कैप, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सेकेंड चैप्टर पढ़ चुके हम लोग, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े उसके लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर से यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो फोर्स और जो रेडियस है, जो डिस्टेंस, सॉरी रेडियस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस, वो हमेशा फोर्स के नेगेटिव में रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। नाउ कैसे, वो सब मैं चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। वेयर R21 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2, द फोर्सेस F21 इज डायरेक्टेड फ्रॉम M2 टू M1। देखो माइनस क्यों आया, क्यों पता है, क्योंकि फोर्स जो रहेगा ना F21 वो डायरेक्टेड रहेगा M2, फ्रॉम M2 टू M1, 2 से 1 पे आ रहा है, लेकिन जो पोजीशन, जो यूनिट वेक्टर है हमारा M1 से M2, देखो पोजीशन, अरे यूनिट वेक्टर M1 से M2, लेकिन फोर्स M2 से M1, इसीलिए माइनस आया। समझा भी, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी फिर से बता देता हूँ, R21 किधर से, M1 से M2, लेकिन फोर्स 21 M2 से M1, इसीलिए माइनस आया। पीछे जो हम लोग देखे ना माइनस आया, वो इसीलिए आया, ठीक है। सिमिलरली फिर सेम इधर पे 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव आया, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि जो रेडियस है ये 2 से लेकर 1 तक गया, लेकिन ये फोर्स है जो 1 से लेकर 2 पे गया, 1 से लेकर 2 पे गया, तो डिफरेंस, डायरेक्शन अलग है, तो डायरेक्शन अलग है तो माइनस रहेगा। तो हम लोग को ये मालूम पड़ा कि F12 जो रहेगा वो माइनस रहेगा F21, या F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसको अगल बगल, इसको इधर भी दे सकते हैं, इसको इधर भी दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। तो मालूम क्या पड़ा, माइनस रहेगा।
तो हम लोग को यहाँ से मालूम क्या पड़ा कि फोर्स चाहे 1 से लेकर 2 पे जाए या 2 से लेकर 1 पे जाए, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उनका डायरेक्शन जो रहेगा ना वो डिफरेंस रहेगा। देखो कहीं पे भी फिजिक्स में माइनस है ना तो समझ लेना डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, मतलब बताना चाह रहा है वो कि 1 2 और 2 1 का डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, ये 9 है तो ये भी 9 रहेगा, ये 8 है तो ये भी 8 रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है। कोई अगर ऐसा जा रहा है तो कोई फिर ऐसा जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बस माइनस का मतलब यही होता है। आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे सपोज करो ये M1 है, ये M1 है, तो यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2, तो इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा फोर्स का, 1 से लेकर 2, लेकिन 1 से लेकर 2, इसलिए 1 से लेकर 2 पे गया। लेकिन अगर मुझे F21 बनाना रहता, वो F21, 2 से लेकर 1, 2 से लेकर 1 का डायरेक्शन कैसे रहेगा, बताओ ना कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे बताओ एक चीज़। 1 से लेकर 2 डायरेक्शन ऐसे रहेगा ना, देखो F12 1 से लेकर 2, तो मुझे बताओ 2 1 कैसे रहेगा, ये 1 2 है ना, तो 2 1 कैसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना, 2 से लेकर 1। इसका अपोजिट देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, फोर्स ही है, 1 2 2 1 है, फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, वैसे ये सपोज करो 1 2 है तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे मासेस होते हैं ना, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर, ऐसा नहीं कि अलग अलग, खाली 1 2 के लिए ऐसा अलग, 2 1 के लिए अलग, नहीं, सबके लिए सेम है। तो ये 1 3 है, 3 1 कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। फिर ये है 1 4, तो 4 1 कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा। समझ में आया। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंट जो बता रहा था ना आप लोगों को, मैं ये पॉइंट बाद में बताऊंगा, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। देखो ईच अदर हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स आ रहा है वो ईच अदर हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट हैव अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्यों, नेगेटिव है ना। और यहाँ पे देखे भी हम लोग ने, देखो 1 2 ऐसा जा रहा तो 2 1 कैसे आएगा, 1 3 अगर ऐसा जा रहा तो 3 1 ऐसा जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, हैंस इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन, बहुत अच्छा नाम है ना, याद हो जाएगा ना आप लोगों को। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये क्यों बता रहा हूँ, MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड अगर पुराने हो सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ शेयर करके जाइएगा, एंड प्लीज़ दोनों जो सब्सक्राइब करे हो या ना करे हो, प्लीज़ अगर समझाए वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपने सजेशन कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।